स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। देखिए यहाँ पे हमेशा की बात हम आपको बताते हैं, यहाँ पे जीएस तथा हिंदी के प्रीवियस ईयर क्लास पढ़ाई जाती है। इसमें जो कि विभिन्न परीक्षाओं में क्वेश्चन जो आते हैं उन्हीं को शामिल किया जाता है। सब फीडबैक क्यों रहते हैं, देखिए इसमें यूपी यूपी ट्रिपल एस सी, पीसीएस और रेलवे एसएससी परीक्षाओं में जो भी क्वेश्चन होते हैं वो सभी इसमें शामिल किए जाते हैं। सभी प्रश्न की व्याख्या अच्छे से की जाती है। प्रत्येक दिन क्लास होती है। जब आप लगातार क्लास देखेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में भी आएंगे और यहाँ से आपको देखने को भी मिलेंगे एग्जाम हॉल में। जो प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से ट्रेंडिंग में रहते हैं उन्हें भी शामिल किया जाता है। यदि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम लोगों की फैमिली आगे बढ़े। चलिए बिना देरी के हुए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसा कि बता दें, इसमें जीके जीएस जो भी है आपको प्रीवियस ईयर की ही सब देखने को मिलेगी। जो पिछले साल आए रहेंगे वही सब आपको देखने को मिलेंगे। जो एसएससी, रेलवे और जो हर जगह आए हुए हैं वही सब शामिल किए जाते हैं। क्वेश्चन आपको 100% यहाँ से देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या पहला क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? बताइए, गुप्त वंश, पल्लव वंश, मौर्य वंश या सैयद वंश? देखिए इसका आपका आंसर सही है, गुप्त वंश। अच्छा, ये लौह स्तंभ है कहाँ? अगर आपसे पूछे तो ये है महरौली में। महरौली, महरौली में है। हाँ है महरौली में, सही से लिखते हैं इसको, महरौली। महरौली कहाँ है? दिल्ली में। ठीक, ये है दिल्ली में। अच्छा, इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में इसमें उपलब्धियां लिखी हैं। जो भी उसकी उपलब्धियां थी वो सब इसमें लिखी हैं। ठीक, और इसमें क्या लिखा मिला? इसमें चंद्र लिखा मिला, जिससे कि आभास लगाया गया कि ये हमें गुप्त वंश से संबंधित है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सूरसेन किससे संबंधित थे? बताइए, 1857 का विद्रोह, काकोरी ट्रेन एक्शन, चटगांव शस्त्रागार छापा या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इसमें से सही आंसर आपका क्या है? देखिए सूरसेन चटगांव शस्त्रागार छापा से संबंधित थे। ठीक है। अच्छा, ये कब इन्होंने छापा मारा था क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 1930 में छापा मारा था इन्होंने। ठीक है। हाँ, अब ये इससे पहले सूरसेन, इससे पहले इनका प्रोफेशन क्या था? ये एक शिक्षक थे। ये एक शिक्षक थे, बाद में क्रांतिकारी हो गए। ठीक, ये एक शिक्षक थे और इनको मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता था, मास्टर दा। ठीक। हाँ, अब ये अगर चटगांव पूछा जाए आपसे, चटगांव कहाँ है, तो कहाँ है? ये बांग्लादेश में है। बांग्लादेश। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का के कौन से अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकृत स्वीकृत किया गया था? बताइए, कलकत्ता में या बॉम्बे या दिल्ली या मद्रास? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बॉम्बे। ठीक है, ये बॉम्बे में किया गया था। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था अगर पूछे, तो ये शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को। ठीक, 8 अगस्त 1942 को किसने शुरू किया था? तो गांधी जी ने शुरू किया था। गांधी जी ने इसको शुरू किया था। ठीक, अगर पूछ ले प्रस्ताव इसका किसने दिया था? प्रस्ताव भारत छोड़ो आंदोलन का,
प्रस्ताव दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, इसका प्रस्ताव दिया था। अच्छा, इसमें गांधी जी ने नारा कौन सा दिया था? नारा दिया था करो या मरो। ठीक, करो या मरो। अच्छा, इसमें अगर पूछ लिया जाए वायसराय इसमें कौन था, पूछा जाता है। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। लिन लिथगो था। लॉर्ड लिथगो था इसमें, ठीक है, 1942 के समय में। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन और बताइए आप लोग। एक एक लोग थे। अच्छा, करो या मरो का नारा कहाँ से दिया गया? क्वेश्चन एक बार ये पूछा गया, करो या मरो का नारा दिया कहाँ से गया? ये ग्वालियर टैंक मैदान से दिया गया। ग्वालियर टैंक मैदान, ठीक, ग्वालियर टैंक मैदान में से दिया गया। अच्छा, यहाँ ध्वज किसने फहराया था? झंडा किसने फहराया था? झंडा किसने फहराया था? झंडा फहराया था अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली ने। अरुणा आसफ अली ने कराया था। अरुणा आसफ अली को क्या और किस नाम से जानते हैं? इनको ग्रांड ओल्ड लेडी के नाम से भी जानते हैं। ओल्ड लेडी, ठीक है। अच्छा, एक नारा है आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, करो या मरो। एक है साइमन गो बैक। साइमन गो बैक, ये दोनों नारा किसने दिए थे? अगर आपसे पूछे तो किसने दिए थे? एक एक लोग थे यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली, ठीक। और साइमन कमीशन कब आया था? 1927 में गठन हुआ था। और भारत कब आया था? भारत में आया था 1928 में। भारत में 1928 में आ गया था। इतने, चलिए ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। कौन सी स्थानीय हवा काफी कॉफी के फूलों को खिलाने में मदद करती है? अच्छा, मंजरी बारिश, आमर बौछार, लू या नॉन बूस्टर? इसका सही आंसर है मंजरी बारिश। मंजरी बारिश आम को पकाने में हेल्प करती है, ठीक है। अच्छा, आमर बौछार क्या होती है? ये आम को पकाने में हेल्प मिलती है, इससे आम पकते हैं, आम पकाते हैं ये। ये अगर पूछ ली जाए कि चलती कहाँ है, आम्र बौछार कहाँ होती है, ये केरल और कर्नाटक में होती है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, केरल कर्नाटक, ठीक। अच्छा, ये लू कहाँ चलती है? लू अगर पूछ लें, लू कहाँ चलती है? देखो, ये यूपी में भी चलती है, बिहार में चलती है, यूपी, बिहार, राजस्थान, राजस्थान में चलती है और दिल्ली में भी चलती है, ठीक है। ये दिल्ली में भी चलती है। अच्छा, और ये नॉन वेस्टर्स क्या है? नॉन वेस्टर्स है ये, नॉन वेस्टर्स, ये क्या है? ये पश्चिम बंगाल और असम में आंधी चलती है। पश्चिम बंगाल और असम में आंधी चलती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है?
अंतरिक्ष अनुसंधान, कृषि विकास, फिल्म उद्योग या संचार उद्योग? इसका आंसर है कृषि विकास। ठीक है, अच्छा, कृषि विकास से ये संबंधित है। अब अगर बात कर लें कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, बताइए। हरित क्रांति, हरित क्रांति किससे संबंधित है? एक खाद्यान्न से जिसमें गेहूं और चावल वगैरह थे। एक कब शुरू हुई थी? 1967-68 के दशक में शुरू हुई थी। किसने शुरू की थी? भारत में स्वामीनाथन इसके जनक थे, स्वामीनाथन। और विश्व लेवल पे, विश्व लेवल पे थे नॉर्मन ई बोरलॉग, नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक, नॉर्मन। अच्छा, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति है दूध से। ठीक, श्वेत क्रांति दूध से। रजत क्रांति किससे संबंधित है? ये अंडे से संबंधित है। रजत क्रांति अंडे से। और नीली क्रांति अगर पूछ ले तो ये मछली उत्पादन से है। ठीक, इतने क्वेश्चन आपके तैयार हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश ने सुभाष चंद्र बोस को सैन्य सहायता दी थी? अच्छा बताइए। इटली, रूस, अफगानिस्तान या जर्मनी? सुभाष चंद्र बोस जी को सैन्य सहायता किसने दी थी? इसका सही आंसर है जर्मनी। ठीक है, इसका सही आंसर है जर्मनी। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताइए। इन्होंने 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष थे और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में भी अध्यक्ष थे। ये इन्होंने यहाँ किसे हराया था? पट्टाभी सीतारमैया को। पट्टाभी सीतारमैया को यहाँ पे हराया था। ये गांधी जी की तरफ लड़ रहे थे और ये पट्टाभी सीतारमैया वाला ये वाला क्वेश्चन अभी आरओ में पूछा गया था, जो 27 जुलाई को पेपर हुआ था। ठीक है, फिर जब गांधी जी नाराज हो गए तो उनको खुश करने के लिए सुभाष चंद्र ने यहाँ से इस्तीफा दिया 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन से। फिर 1939 में ही इन्होंने कौन से ब्लॉक की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी यहाँ पे। ठीक, अच्छा, चलिए आगे और बढ़ते हैं। भारत में दहेज निषेध अधिनियम कब पारित हुआ, बताइए। 1962, 1962 में या 63 में, 61 में, 64 में? बताइए कौन से साल दहेज निषेध नियम पारित हुआ था? इसका आंसर है बी, 1961 में। ठीक है, अच्छा अब आप बताइए, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब पारित हुआ था? RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार कब पाया था? ये पारित हुआ था, ये कब का है? 2005 का। एक और बताइए, राइट टू एजुकेशन, RTE, शिक्षा का अधिकार जिसे बोलते हैं हम लोग हिंदी में, शिक्षा का अधिकार कब पारित हुआ था? ये हुआ था 2009 में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तब गुजरात का शासक कौन था? बताइए। एक रानी चंदेल, भीमदेव या सतपाल? जब मोहम्मद गजनवी ने गुजरात पर आक्रमण किया था इसके सोमनाथ मंदिर पे, तो शासक कौन था? इसका सही आंसर है आपका भीमदेव। ठीक, भीमदेव थे जब इसने आक्रमण किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिल्ली को अपनी शक्ति के रूप में चुनने वाला पहला शासक कौन था? दिल्ली को जिसने अपनी शक्ति के रूप में चुना, रजिया सुल्तान, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश? बताइए। इसका सही आंसर है इल्तुतमिश। ठीक है, अच्छा, इसने जो है पहले इससे पहले राजधानी कहाँ थी? लाहौर में।
लाहौर में राजधानी थी, वहां से ये दिल्ली ले आया, लाहौर से दिल्ली ले आया। ठीक है। अच्छा, इसने और क्या शुरू किया था? इसने एकता प्रणाली की शुरुआत की थी, एकता प्रणाली। और शुरू क्या था? इसने तुर्क चहलगानी शुरू की थी, तुर्क ए चहलगानी। इसमें 40 सरदारों का गिरोह था। और इसने शुरू किया क्या था? और क्या था? अच्छा, इसका उत्तराधिकारी कौन था? इल्तुतमिश का, इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान थी। ठीक है, रजिया सुल्तान इसकी उत्तराधिकारी बनी थी। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, विधानसभा बमबारी के केस में कौन शामिल था? जब विधानसभा की बमबारी हुई थी, उसमें केस में कौन था? राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल या सूरसेन? आंसर इसका है सूरसेन। ठीक है। अच्छा, इन्होंने बमबारी कब की थी? कहाँ की थी? सबसे पहले दिल्ली में की थी। ठीक, दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में। कब की थी अगर पूछ ले तो? 8 अप्रैल 1929 को की थी इन्होंने बमबारी। 8 अप्रैल 1929। ठीक है, 8 अप्रैल 1929 को इन्होंने बमबारी की थी। ठीक। और इनके साथ कौन शामिल था इसमें विधानसभा में? इनके साथ बटकेश्वर दास थे, बटकेश्वर दास दत्त जी शामिल थे। ठीक। अच्छा, और अच्छा, दूसरी चीज ये बताइए आप, ये तो इसका आंसर हो गया सारा। राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहिड़ी किससे संबंधित है? ये काकोरी ट्रेन डकैती से संबंधित है। काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुई थी? काकोरी ट्रेन 9 अगस्त 1925 को। अच्छा, इसमें पूछा जाता है, ये तो आपको सबको पता होगा, 9 अगस्त 1925 में हुई थी। इसमें एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें जो बंदूक यूज हुई थी वो कौन सी यूज हुई थी? पिस्तौल। पिस्तौल का नाम क्या था? सबसे पहले ये बताइए, पिस्तौल का नाम क्या था? पिस्तौल पिस्तौल का नाम था माउजर। बनी कहाँ की थी ये जर्मनी की बनी हुई थी, जर्मनी की बनी हुई थी माउजर। ठीक है, माउजर पिस्तौल कहाँ की बनी हुई थी? जर्मनी की। तो ये रहे हमारे आज के जीएस के क्वेश्चन। अच्छा, आज हिंदी का क्वेश्चन नहीं लगे हैं इसमें, हिंदी का क्वेश्चन नहीं लगे हैं, उसके लिए माफी चाहूंगा। अच्छा, इसे दो एक हिंदी के क्वेश्चन आप बता दीजिए मुझे जो मैं पूछूं। अच्छा, जिसने ऋण चुका दिया हो उसे क्या कहते हैं? जिसने ऋण चुका दिया हो, जिसने ऋण चुका दिया हो उसे क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं उऋण, उसको कहते हैं ऋण, उऋण। ठीक है। अच्छा, एक मुहावरा है टेढ़ी खीर, टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, टेढ़ी खीर का बताइए क्या अर्थ है? कठिन कार्य होना। कहते हैं कि बहुत टेढ़ी खीर है, यानी कि कठिन कार्य होना। ठीक है। और बताइए, इसके अलावा मुझे आप लोग बताइए कि अच्छा कुछ विलोम शब्द बताइए। भय का विलोम शब्द बताइए, मूढ़ का बताइए। ठीक है, भय का बताइए, मूढ़ का बताइए, भद्र का बताइए,
तिरोभाव का बताइए। देखिए, भय का क्या हो गया? साहस। ठीक। मूढ़ का क्या है? ज्ञानी। भद्र का क्या है? अभद्र। और तिरोभाव का क्या है? आविर्भाव। ठीक है, तो ये हो गए। अच्छा, श्रद्धानंद। देखिए, श्रद्धानंद मैंने लिखा, ठीक है। श्रद्धानंद, इसका संधि विच्छेद बताइए क्या होगा। देखिए, हम बताते हैं आपको। एक तरफ को श्रद्धा प्लस, अच्छा, संधि विच्छेद जब ही होगा, दोनों टुकड़ों के सार्थक अर्थ होंगे। श्रद्धा प्लस आनंद। देखिए, श्रद्धा का अपना अपना अर्थ है, आनंद का भी अपना अर्थ है, तो ये हो गया श्रद्धानंद। अच्छा, इसमें संधि कौन सी है अगर आपसे पूछने तो देखो, यहाँ पे बड़ा निकल रहा और यहाँ भी बड़ा है, तो बड़ा बड़ा मिलके क्या बना? बड़ा। तो संधि कौन सी? दीर्घ संधि। दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, ये दीर्घ स्वर संधि हो गई। अच्छा, एक चीज और बताइएगा आप लोग, बहुत जबरदस्त। ये लिखा मैंने दत्तक, ये मैंने लिखा औरस, ये मैंने लिखा जारज। इनका तीनों का मतलब बताइए। तीनों का मतलब। और दत्तक का क्या मतलब है? देखो, गोद लिया हुआ पुत्र को हम लोग दत्तक कहते हैं, ठीक है। गोद लिया हुआ पुत्र को दत्तक कहते हैं। गोद लिया पुत्र। औरत किसे कहते हैं? वैध पुत्र को। वैध पुत्र को औरत कहते हैं। जैसे कि दोनों मियाँ बीवी की शादी हुई हो, उसके बाद उससे जो उत्पन्न पुत्र, उसे औरत पुत्र कहते हैं। जारज किसे कहते हैं? जारज कहते हैं अवैध पुत्र को। जारज अवैध पुत्र को कहते हैं। ठीक। जारज किसे कहते हैं? अवैध पुत्र, मतलब बिना शादी के ऐसे जिसने जिसका पुत्र हो गया उसे अवैध पुत्र कहते हैं। अच्छा, एक बताइए, कृतज्ञ किसे कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं उपकार मानने वाले को। उपकार मानने वाले को। ठीक। और जो उपकार ना माने उसे कृतघ्न कहते हैं। क्या? कृतघ्न। ये उपकार ना माने उसे कृतघ्न कहते हैं। चलिए, आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं। बाकी की आज की क्लास बताइएगा कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी करो, कमेंट भी करना, और इसको अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो, जिससे कि सब्सक्राइबर बढ़े। अब आप लोग भी सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू। मिलेंगे।